जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th के जितने भी बच्चे 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी क्लास 10 2023 का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। क्लास 10 साइंस 2023 का मॉडल पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आपका जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है बच्चों, मैं उसको बता देता हूँ। आपका जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसके लिए आप सभी को 1 घंटे मिलेंगे। आप सभी को 1 घंटे में अपने 20 मार्क्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको फिल कर लेना है। फिर इसके बाद आप सभी का जो 50 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी कि जो अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप सभी को 2 घंटे में हल करना है। तो आप सभी को 20 यानी कि 1 घंटे मिलेंगे 20 मार्क्स के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए, और 2 घंटे मिलेंगे 50 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार आपका जो पेपर होगा पूरा 3 घंटे का बनेगा। 15 मिनट आप सभी को पहले की तरह पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं और आज के इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। और इसके पहले हमने आप सभी को हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व कराया, अगर आप सभी ने उसको नहीं देखा है तो आप सभी उसको जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का पहला जो पेपर है उसका जो खंड आ है उसमें आप सभी को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपके यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि जब नेत्र प्रकाश में प्रवेश करता है तो अधिकांश परिवर्तन कहाँ से होता है। तो स्टूडेंट, जब नेत्र प्रकाश में प्रवेश करता है तो अधिकांश परावर्तन जो होता है आपके कार्निया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो खा है वह यहाँ पर राइट हो जाता है कि जब नेत्र प्रकाश में प्रवेश करता है तो उसका अधिकांश परिवर्तन कार्निया के द्वारा होता है। अब चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो साथियों, आप सभी ने एक सूत्र जरूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि P बराबर होता है V इंटू आई। क्या P बराबर V इंटू आई पढ़ा होगा। यहाँ पर P क्या है? P है यहाँ पर पावर। क्या है? P से है पावर, V यहाँ पर है वोल्टता और I जो है ये आप सभी की विद्युत धारा है। तो जब यहाँ से आप सभी वोल्टता का फार्मूला निकालेंगे, यानी कि वोल्टता को निकालेंगे, तो वो हो जाएगा P अपॉन में I। क्या हो जाएगा? वोल्टता बराबर हो जाएगा P अपॉन में I। और आप सभी ने पावर का फार्मूला क्लास 10th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि P बराबर वहाँ पर पढ़ा था आप सभी ने कार्य, यानी कि कार्य बटे समय। जो आपका पावर होता है वो कार्य बटे समय के बराबर होता है। तो यहाँ से जो नया फार्मूला निकलेगा वह क्या निकलेगा? तो नया फार्मूला निकल कर आएगा आपका V बराबर हो जाएगा W। क्या हो जाएगा? W अपान में I इंटू टी, क्योंकि P के दर पे आप इसको रख देंगे, है ना। ये यहाँ पर जो आपका वोल्टता का फार्मूला बना है V बराबर क्या है, देखिए कलर चेंज करते हैं तो आप सभी को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला बने था वोल्टता का, V बराबर बना था P अपॉन आई, क्योंकि P का मान होता है P बराबर होता है W अपॉन टी। तो हमने जब P का मान यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर बन गया W अपॉन में I इंटू टी। तो वोल्टता जो होती है कार्य बटे विद्युत धारा इंटू समय के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप सभी का जो ऑप्शन इससे मैच खाता होगा वही इसका राइट आंसर है। तो वोल्टता को निरूपित करता है तो वोल्टता किया गया कार्य और विद्युत धारा इंटू समय के बराबर होता है। अब चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण आप सभी का इस प्रकार का होता है और इसमें यहाँ पर होता है अनंत, ये स्थिति है ना। यहाँ पर हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया आपका फोकस। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होती है तब जब अवतल दर्पण होता है वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर आपका जो इससे मैच खाता हुआ ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर दिया गया है कि जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तब वह वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें आप सभी से पूछा गया है कि कक्षा में पीछे की बेंच पर बैठा विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को
यानी कि अच्छे से पढ़ सकता है, परंतु जो उसकी पुस्तक है उसमें लिखे हुए अक्षरों को वह स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पाता, तो विद्यार्थी को क्या हो गया है, क्या उसका निकट बिंदु उससे दूर हो गया है या निकट बिंदु उसके पास आ गया है। आपका ऑप्शन नंबर ग है कि दूर बिंदु उसके पास आ गया है, या फिर घ नंबर ऑप्शन है कि दूर बिंदु से दूर हो गया है। तो यहाँ पर देखिए समस्या क्या है कि उसको दूर की वस्तुएं तो दिखाई दे रही हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि उसका जो निकट बिंदु है वह दूर हो गया है, और इसी कारण वह पास की जो उसकी बुक है उसको नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन जो श्याम पट है उसको अच्छा आसानी से पढ़ रहा है, क्योंकि उसका जो निकट बिंदु है वह उससे दूर हो गया है, इसीलिए वह अपने पुस्तक को नहीं पढ़ पा रहा है। अब आपका जो यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप सभी से पूछा गया है कि यदि 5 प्रतिरोध जिनका जो मान है 1/5 है, उनको हम किस क्रम में जोड़ें कि उनका जो प्रतिरोध है उसका यानी कि निम्नतम प्रतिरोध हमें प्राप्त हो। यानी कि जब 5 प्रतिरोध हैं जिनका मान 1/5 ओम है, उनको इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनसे हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो साथियों आप सभी ने याद रखना कि जब आप सभी से पूछा जाए न्यूनतम प्रतिरोध, तब आप सभी को प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना है। किसमें? समांतर क्रम में जोड़ना है। जब आप सभी से न्यूनतम पूछा जाए तो उसको आपको समांतर क्रम में जोड़ना है। और दूसरी बात याद रखना कि जब आप सभी से अधिकतम पूछा जाए तब आप सभी को प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ पर आप सभी से यानी कि न्यूनतम पूछा जा रहा है, तो आप सभी उसको पांचों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो आइए हम सभी जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/r1 यानी कि पहला प्रतिरोध, फिर 1/r2 यानी कि दूसरा प्रतिरोध, फिर 1/r3। इसी प्रकार सभी प्रतिरोध आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मान है वह क्या है? 1/5 ओम है ना। तो 1/5 ओम के सभी प्रतिरोधों को आप सभी जैसे इसकी सीरीज बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। एक प्रतिरोध, यहाँ से दूसरा प्रतिरोध, फिर यहाँ से तीसरा प्रतिरोध, फिर ये चौथा हो जाएगा, फिर ये पांचवा प्रतिरोध हो जाएगा। और पांचों को आप सभी ऐसे यहाँ से जोड़कर इसकी सीरीज भी बना सकते हैं। हम बनाकर आप सभी को जल्दी से दिखा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका बन जाएगा, और प्रत्येक जो प्रतिरोध है वह आपका 1/5 ओम का बराबर है। तो जब आप सभी इसको हल करेंगे तो हमको इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखना है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 यहाँ पर देखिए इसका मान कितना है? 1/5, तो 1/1/5 है ना। फिर प्लस हो जाएगा 1/, फिर 1/1/5 क्या हो जाएगा? 1/1/5। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये जो बटे वाला 5 है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यह 1/1/5 है, तो ये 5 हो जाएगा आपका ऊपर। तो आप सभी उसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, इसको या करके लिख दिए 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। जब ये ऊपर चले जाएगा तो हमको पाँचों 5 ऐसे जोड़ देना है। 5 + 5 + 5 + 5 + 5। तो ये हो गए 5 हैं, तो 5×5 कितना होता है? 5×5 होता है आपका बच्चा 25। तो यहाँ पर देखिए 25 आ गया, लेकिन जो आपका 25 आया है वह 1/r इक्विवेलेंट के बराबर है। जब यहाँ से आप सभी r इक्विवेलेंट का नाम निकालेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/25 के बराबर है ना, क्योंकि यह 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पर जो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसका मान इतना है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 25 आया है। कितना आया है? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 25 ये तो मान आया है। जब इसको आप हल करेंगे r इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/25 ओम के बराबर। तो यहाँ पर इसका जो न्यूनतम प्रतिरोध आएगा वह 1/25 ओम के बराबर आएगा। तो इसमें जो इसका ऑप्शन नंबर ख है वह राइट हो जाता है। अब चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी से 6वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कागज तल पर स्थित क्षैतिज तार पूर्व की और पश्चिम की ओर है। जो आपका तार है वो यहाँ से पूर्व यानी कि ये पूर्व की दिशा है ना, और ये पश्चिम की दिशा है ना। इसमें आप सभी का तार रखा गया है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
उत्तर से दक्षिण, ये है आपका उत्तर, ये उत्तर है, ये दक्षिण है ना, ये उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस बिंदु पर होगी? तो जब विद्युत धारा आपकी बह रही है ऐसे, है ना, विद्युत धारा इस ओर बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसके दूसरी ओर बनेगा, है ना। और इसको आप सभी को जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें आप सभी को समझने में मिलेगा, या फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम जब आप सभी लगाएंगे तो इस तार के या विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इधर है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसके नीचे की ओर होगी, है ना। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर है कि जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, छठवां का खा, कि तार के ठीक नीचे होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह तार के ठीक नीचे की ओर होगी। अब चलते हैं आप आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक छोटा बनेगा? तो आपके जितने भी अवतल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस होते हैं, इन सभी के द्वारा जब अनंत पर वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब छोटा ही बनता है। अब चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर जो उपखंड खा होगा इसमें आप सभी के केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आप सभी का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मिश्र धातु है, तो जो आपकी मिश्र धातुएं होती हैं वह एक प्रकार की समांगी मिश्रण होती हैं। तो जो मिश्र धातु होती हैं वह कैसा होती हैं? जो मिश्र धातुएं होती हैं समांगी मिश्रण होती हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, पहचानिए। तो साथियों आप सभी याद रखना कि ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड है यह होता है संतृप्त। कैसा होता है? संतृप्त होता है। कैसी होती है? संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। और ऐसी कार्बन श्रृंखलाएं जिनमें डबल बॉन्ड हो या फिर हो क्या हो, या फिर हो ट्रिपल बॉन्ड, ये होती हैं आप सभी की असंतृप्त। कैसी होती हैं? असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। तो आप सभी को ऐसी कार्बन श्रृंखला, ये जो कार्बन श्रृंखलाएं दी गई हैं इनमें से ऐसी कार्बन श्रृंखला को छांटना है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन कौन है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी ऑप्शन देख लीजिए। जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में है डबल बॉन्ड और डी में है डबल बॉन्ड, तो आपका यहाँ पर ये दोनों के दोनों कैसे हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी और डी यानी कि ऑप्शन नंबर खा यहाँ पर राइट हो जाता है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। यह भी एक यानी कि टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है वह ठोस अवस्था में है, जब उसको जल के साथ यानी कि जब उसको जल में डाला जाता है तो वह जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तथा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती हैं उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखिए आगे पढ़िए। इस प्रक्रिया में इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं, है ना। तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इस 1 विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है? तो जब चूना बुझेगा तो वहाँ पर होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जब ये इसका चूने का विलयन बनेगा तो उसका पीएच मान कितना होगा? तो चूना होता है क्षारीय, तो 7 से अधिक होगा इसका पीएच मान। तो जो दो ऑप्शन इसमें इन दोनों से मैच कर रहे होंगे वही आप सभी के सही होंगे कि क्या कि वो जो अभिक्रिया होगी ऊष्माक्षेपी और पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो पीएच मान 7 से अधिक ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी और सी जिसमें होगा यानी कि ऑप्शन नंबर जो खा है वह यहाँ पर राइट है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि जो परमाणु त्रिज्या दी गई है किसमें कौन सी परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या है? तो जैसे मान लीजिए यह है एक नाभिक, तो नाभिक से
सेल के बीच की जो दूरी होती है, जो नाभिक है, नाभिक से सेल के बीच की जो दूरी होती है, इसी को कहा जाता है परमाणु त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको? परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? परमाणु के नाभिक से उसके एक सेल के बीच की जो दूरी होती है वह उसकी परमाणु त्रिज्या होती है। तो आप सभी को चित्र में देखना है कि किसमें किसमें परमाणु त्रिज्या सही दी गई है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ इसमें एक सेल के बीच की दूरी है, यह एक परमाणु त्रिज्या है, यानी कि ये आपका सही है। यहाँ से इसमें भी है, यह भी एक परमाणु त्रिज्या है। तो आपका जो दूसरा और तीसरा नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर खा, इसकी जो ना यानी कि इसमें क्या पूछा गया है कि चित्र में जो आपको चारों गोले दिए गए हैं, इनमें से कौन से परमाणु त्रिज्या सही, कौन सी परमाणु त्रिज्या को निरूपित कर रहे हैं, कौन सी निरूपित नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं परमाणु त्रिज्या को निरूपित कर रहे हैं, क्योंकि इसमें नाभिक से उसके सेल के बीच की दूरी ली गई है। इसमें भी नाभिक से उसके एलिमेंट जो कोष्ठक हैं उनसे दूरी ली गई है, तो ये परमाणु त्रिज्या है। इसमें नाभिक में ही है, और सेल के बीच की जो दूरी होती है वह परमाणु त्रिज्या नहीं होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो खा है, यानी कि जो दूसरा गोला दिया गया है और तीसरा गोला दिया गया है, इसमें परमाणु त्रिज्या को दर्शाया गया है। अब चलते हैं, आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन आया है, इसमें आप सभी को मिलान करने के लिए दिया गया है। पूछा गया है आपको कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोगों से कीजिए। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम होता है, क्या होता है? विरंजन। और जो बेकिंग सोडा होता है, इसका उपयोग आप सभी प्रति अम्ल के रूप में करते हैं, है ना। और जो धावन सोडा होता है, धावन सोडा का उपयोग कांच के विरंजन के लिए किया जाता है। तो फिर यहाँ पर बच गया सोडियम क्लोराइड, है ना। तो सोडियम क्लोराइड से आप सभी हाइड्रोजन और क्लोरीन का उत्पादन कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना, ये होता है सोडियम क्लोराइड। जब इसको आप सभी जल में घोलेंगे, है ना, H2O में जब इसको घोलेंगे तो यहाँ पर H2 और Cl2 आप सभी को मिल जाएगी। तो आप सभी का यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दिया गया है 12 का गा, यानी कि 12 का गा जो है वह राइट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए को हमने सी से मिलाया है। किसमें? ए को हमने मिलाया है सी से। यहाँ पर देखिए ए को सी से मिलाया गया है, और जो आपका बी है वह डी से मिलाया गया है ना। और जो सी वाला है वह ए से मिलाया गया है, और डी बचा तो वो उसको बी से मिला दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ए को सी से, बी को डी से, सी को ए से और डी को बी से मिलाया गया है। तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है ना। तो जो आपके अम्ल होते हैं, कौन अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर खा जो है वह यहाँ पर राइट हो जाता है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका यहाँ पर गा नंबर क्वेश्चन यहाँ से चालू होते हैं, जो कि आपके बायोलॉजी से स्टार्टिंग हो जाएगी अब आपकी, कि चूने के पानी से भरी परख नली को जब मुंह द्वारा फूंका जाता है, तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है। तो जब भी आप सभी के मुंह से, यानी कि जब आप सभी अपने मुंह से हवा निकालते हैं तो वो क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 14 का खा है वह राइट हो जाता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है। अब आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनकी आप सभी नोट्स बनाकर अपने पास जरूर रखिएगा। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है कि कुछ डायनासोर पर कुछ डायनासोरों में एक पिच्छू मौजूद है, यानी कि एक में पूंछ मौजूद है किंतु उड़ नहीं सकते, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या हुआ? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर खा, क्योंकि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है, यानी कि जो डायनासोर हैं उन्हीं के प्रजाति के ही पक्षी हैं जो कि उड़ सकते हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जो जीव का जो विलोप होता है वह हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, क्योंकि जब वह हजारों वर्ष पूर्व विलोप हुआ है तभी वो हमें गहरी परतों के नीचे मिल रहा है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है इसमें आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित चित्र में जो चित्र दिया गया है इसमें ए बी सी किस क्रम में है, यानी कि जो ए है वह क्या है और सी है वह क्या है। तो यहाँ पर जो आपका ए है, ए ये क्या है, ये होता है आपका प्रांकुर। क्या कहते हैं इसको, इसको कहा जाता है प्रांकुर। जो ए है वो है आपका प्रांकुर और आपका जो बी है वह है बीज पत्र। क्या है, बी क्या है यहाँ पर, बीज पत्र। क्या है, बीज पत्र, बीज पत्र हो गया बी। और जो आपका सी नंबर है इसे कहते हैं मूलांकुर। क्या कहते हैं, मूलांकुर, इसे कहा जाता है मूलांकुर। ये है आपका मूलांकुर। तो आपका जो भी ऑप्शन इसमें से मैच खाता है, यानी कि आपका जो ए है, जो आपका यहाँ पर देखिए बी वाला गा वाला ऑप्शन है वह है, यानी कि ए क्या है आपका प्रांकुर है, बी है बीजपत्र और सी क्या है मूलांकुर। तो आपका ऑप्शन नंबर गा है वह सही हो जाता है। तो देख सकते हैं आप सभी का जो बोर्ड का पेपर जो इन्होंने मॉडल पेपर जारी किया है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं, यानी कि टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हैं। यहाँ पर आप सभी को 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, किसके लिए, जीव संरक्षण के हेतु। यहाँ पर आप सभी से 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि मटर के एक गोले तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे को, जिसका जो है RRYY इसका है, और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल r कैपिटल YY के बीच में संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी क्या प्राप्त होगी, है ना। तो F1 पीढ़ी क्या होगी, यहाँ पर देखिए ये जो है जीन ये इसके हरे रंग के लिए है ना, और नहीं, ये जो पहला जो जीन है कैपिटल RR ये किसके लिए है, यह इसके गोले होने के लिए है, और स्मॉल YY इसके हरे रंग के लिए है। और इसमें देखिए ये जो स्मॉल RR है ये झुर्रीदार के लिए है, और जो कैपिटल YY है ये पीले रंग के लिए है। जब इसके बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो यहाँ पर जो जो बीज प्राप्त होगा वो होगा गोल और हरे, है ना, जो क्योंकि इसमें गोल और हरे प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। यहाँ पर आप सभी से 20वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा भाग है। जो आपका यहाँ पर ए है वह मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग है। तो आपका जो यहाँ पर ए है वह अंडाशय को निरूपित कर रहा है। ये जो ए बना हुआ है ये मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग है, तो ये मादा जनन तंत्र का अंडाशय होता है। तो स्टूडेंट ये थे आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा जारी किया गया पेपर पर आधारित थे, और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। उसको बाकायदे हल करके आप सभी को इनका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगी आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपना जो आपको यानी कि आप सभी को कैसा यह वीडियो लगा उसके बारे में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसके लॉन्ग क्वेश्चन का सलूशन कराने वाला हूं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।